नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पहलगाम में हिंदू नरसंहार की खौफनाक दास्तान आप लगातार देख रहे हैं। चुन चुनकर किस तरीके से हिंदुओं को गोलियों से भूना गया, उन पर हमला हुआ, हिंदुओं से अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए और हिंदुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। यह सब होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि वो हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की वादियों में अपनी जिंदगी के हसीन पल बिताने आए थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाए। जाहिर है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरे देश में आक्रोश है और दर्द है। इस हमले के खिलाफ पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जिम्मेदार एक्शन में नजर आए। मुश्किल वक्त में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई छोटे बड़े मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है। आप जानते हैं कौन? पाकिस्तान। इसके कई सबूत अब सामने आ चुके हैं और हमले के बाद पाकिस्तान की घबराहट भी सामने आ चुकी है। उसकी घबराहट भी एक सबूत है। हिंदुस्तान बदला जरूर लेगा, यह पाकिस्तान जानता है और इस बार ऐसा बदला लेगा जिसकी नजीर आने वाले कई दशकों तक दी जाए। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ये छोटी सी रिपोर्ट देखनी है। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। इसका बदला लिया जाएगा। पहलगाम के कश्मीर के कातिलों को, गुनाहगारों को उनकी सजा यकीनन मिलेगी, यकीनन मिलेगी। गोली मारी गई तो उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए। तो आतंकवादियों ने बोला कि नहीं, फिर हम आपको नहीं मारने वाले, आप सरकार को जाकर बताइए जाके सारी चीज़ें। पुरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए? ये भी कहा कि आप अगर कलमा पढ़ देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उसी के सामने गोली मार दी। ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करें। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे। इस्लामिक आतंकवादी हमारे सनातनियों के ऊपर इतना बड़ा हमला, उनके पैंट उतार करके उनका धर्म देखा गया, फिर उनको मारा गया। यह सनातन के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। बहुत सारे सवाल हैं आपकी तरह मेरे भी मन में। कहां से शुरू करें, किससे पूछना शुरू करें, बड़ा असमंजस है। सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ आज पैनल है। हमारे साथ कुछ देर बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना जुड़ेंगे। हमारे साथ MS बिट्टा जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। इसके अलावा हमारे साथ दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ होंगे आज। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में स्टूडियो में लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान हैं। डॉक्टर हुसैन थेबो, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे। राजा कासिफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलवी अजाजुल हक, पाकिस्तानी धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तैयब खान, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे।
ये तमाम सारे मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अजय आलोक आप ही से पूछता हूं। जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है डॉक्टर अजय आलोक, क्या हासिल है, क्या अपडेट है? हासिल अपडेट सब कुछ है। टेररिस्ट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनके हैंडलर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। रणनीति बन रही है कि क्या करना है। देखिए, मारेंगे तो हम जरूर घर में घुस के मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे, अपने तय हिसाब से मारेंगे। कितना मारेंगे ये भी हम ही जानते हैं, लेकिन मारेंगे जरूर। हमारी धरती पे घुस के हमारे नागरिकों को मार गए, उसमें नामाकुल 2 हमारे हिंदुस्तानी भी थे, 2 कश्मीर के भी लोग थे, 2 पाकिस्तानी थे। तो घर के दुश्मनों को ही मारना है, बाहर के दुश्मनों को तो मारना ही मारना है। ये आतंकवादी घटना नहीं है मुस्कान जी, ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये एथनिक क्लिनजिंग ऑफ हिंदूज है। ये मुर्शिदाबाद में भी हुआ, ये कश्मीर में भी हुआ। आज तक टेररिस्ट घटना होती थी इस देश में, बहुत सारी हुई हैं, कभी हिंदू देख के नहीं मारा गया। कितना लोगों में गुस्सा है, कितना लोगों में उबाल है। अगर इसका रिएक्शन होने लगे तो क्या होगा इस देश का, यही चाहते हैं ये लोग। और इसमें इस घटना के बाद हमारे गांधी परिवार के दामाद जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो और शर्मनाक है। धर्म देख के मारा गया पहली बार, जैसे हमास करता है वैसे किया गया है ये जी। तो जवाब तो बहुत भयानक मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ना कि मैं समझ सकता हूं। ठीक है, दीपक वोरा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक वोरा साहब, जिस तरीके से अजय आलोक ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमास के पैटर्न पे यह हमला किया गया है, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुआ, इसकी कोई तुलना नहीं है जो पहलगाम में हुआ। मैं आपकी तरह ही मानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये घिनौना चेहरा आतंकवाद का हमने पहली बार देखा है जब आतंकवाद धर्म देख करके हमला कर रहा है हिंदुस्तान में। आपकी आवाज कट गई है सर। दीपक जी, आपको मेरा सवाल मिला? मैं आपकी आवाज, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। आपने इस ऑल राइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति उन लोगों के पास निर्दोष जो मारे गए हैं। सर, आपने ये बता दिया है, आपका शानदार टीवी चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये क्या हुआ है ये हम जानते हैं। अब आप मुझे 1 मिनट दें, मैं बता देता हूँ ये क्यों हुआ है। पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ आता है वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदला लेंगे, एटसेट्रा। दूसरी चीज़, कश्मीर की आर्थिक रिवाइवल शुरू हो चुकी थी। 80% कश्मीर की जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है, और वो बड़ी तेज़ी से आगे दौड़ रही थी, उसको रोकना था। और तीसरी चीज़ सर, जो उसका रहनुमा है इस मैड मुल्ला मुनीर का, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को बताना चाहते थे कि हम जो आप कहते हैं, आप भारत को डायरेक्टली तंग नहीं कर सकते, हम करेंगे। अब हमें क्या करना है सर, ये भी मैं आपको 2400 साल पहले ले जाता हूँ। चाणक्य, जिनकी हम संतान हैं, साम दाम भेद दंड, साम से कोई काम नहीं बना सर। हमने बहुत बातचीत की है, परसुएजन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सर जो दान होता है उसकी आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की हमने खत्म कर दी है। फिर आता है भेद। इस्लामिक मुल्कों में केवल एक देश उसका समर्थन करता है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो इस्लाम से नफरत करता है। और अब आएगा दंड सर, मेरा मानना है मिलिट्री एक्शन, और सबसे पहले इंडस वाटर का पानी बंद करो, ये प्यास से मर जाएंगे। फाइनली सर, ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रोग्राम, उनको इतना बता देता हूं, जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हो उससे माफी मांगो, भारत आपको माफ नहीं करेगा सर। मेरे अंदर आग लगी हुई है सर, आई एम सॉरी। मैं फौजी का बेटा हूं सर, फौजी परिवार से संबंध है। मारेंगे घर के घुस में कि नहीं, हर कमरे में घुस के मारेंगे, आपके हेडक्वार्टर्स को खत्म कर देंगे सर। आप देखते जाएंगे भारत का बदला क्या होता है सर। भारत का बदला क्या होता है। पाकिस्तान चलते हैं, मौलवी अजाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब, आप पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदुस्तान के सीने पर, हिंदुस्तान के सिरमौर पर हुए इस हमले की भर्त्सना करेंगे,
और बहुत तल्ख अंदाज में करेंगे। मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूं इस हमले पर। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने इस सेंसिटिव इशू के ऊपर हमें लिया। मैं समझता हूं कि कहीं भी इंसानियत का कत्लेआम हो वो काबिल मजम्मत है। सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूं, जितने भी लोग इसके अंदर कत्ल हुए हैं उनसे ताज़ियत करता हूं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि अभी इसके हवाले से किसी किस्म की कोई तहकीकात हुई नहीं है, कोई चीज सामने आई नहीं है, सामने आ गई है। मौलवी साहब सामने आ गई है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है, सुनिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दावा है। नहीं मौलवी साहब, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुके हैं, किस तरीके से रावलपिंडी में, मुजफ्फराबाद में कनेक्शंस थे, किस तरीके से बात हो रही थी, डायरेक्ट एक्टिवेट थे आतंकवादियों के संपर्क पाकिस्तान से। वो जो उपकरण यहां मिले हैं, जो उनके छूटे हैं, जो वो भागते पर छोड़ गए हैं, उनसे सब कुछ सामने आ चुका है। जी, आप बिल्कुल आलमी अदालत में लेके आइए। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि ये ब्लेम गेम खेलने के बजाय अदालत में लेके आइए, अपनी पॉलिसीज के ऊपर, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करना चाहिए। आप हिंदुस्तान की परवाह छोड़ दीजिए मौलवी साहब, मुझे मेरी बात सुने। आपकी जान खुद खतरे में है मौलवी साहब। बलूच आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। तहरीक तालिबान आपकी गर्दन पर है, इसके अलावा अफगानिस्तान आपके ऊपर है। गधे बेचकर आपका कारोबार चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। आपके लोग भिखारी होकर के अरब कंट्रीज में घूम रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो अरब कंट्री, जो अरब देश हमारे साथ खड़ा है, आप एक सच्चे मुसलमान होने का दावा पेश करते हैं, लेकिन आप अपनी बातें देखिए, आप इसे ब्लेम गेम बता रहे हैं। हमारे यहां लोग मरे, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, और आप इसे ब्लेम गेम बता रहे हैं। पहली बात यह है कि आपको आर्मी को पूछना चाहिए था, 7 लाख आर्मी आपकी वहां क्या कर रही है? हाईएस्ट मिलिट्री छावनी है दुनिया के अंदर, 7 लाख फौजी आपने वहां बिठाए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपके इंटेलिजेंस का फेलियर, आप सारी चीजें उसके ऊपर डाल रहे हैं। दूसरा, यहाँ भाई कह रहे थे कि हम भी घर में घुसेंगे, आप वेलकम आए, तशरीफ लेके आए, लेकिन इस मर्तबा अभिनंदन की तरह चाय नहीं पिलाएंगे, इंशाल्लाह वी विल बी रिटेन। वाह, ये पाकिस्तानी धर्मगुरुओं की जब माइंडसेट ऐसा है तो फिर वहां मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अवाम को आपकी तरह कटघरे में खड़ा नहीं करूंगा। आपके इस बयान ने, क्योंकि आप पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं, आपके इस बयान ने पूरी पाकिस्तानी अवाम को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यह कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान के धर्मगुरु का माइंडसेट कैसा है, तो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनका कैसा होगा, मिलिटेंट्स हैं उनका कैसा होगा, सेना का माइंडसेट कैसा होगा, आईएसआई का माइंडसेट कैसा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत का माइंडसेट कैसा होगा। डॉक्टर अजय आलोक, पाकिस्तान से एक सवाल आया है कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? सुरक्षा बल क्या कर रहे थे वो तो अब पता चलेगा 2-4 दिन के अंदर। अभी जो मौलाना साहब बोल रहे थे कि आइए हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम चाय पीने नहीं आ रहे हैं। हम जब अंदर आएंगे पाकिस्तान में तो चाय पीने नहीं आएंगे, खून पीने आएंगे। अभी बताया ना हमारे राजनयिक साहब ने कि घर में नहीं घुसेंगे, कमरे में घुस घुस के मारेंगे, क्योंकि आप लोग लातों के भूत हैं, बातों से समझने वाले हैं नहीं। पूरे विश्व में टेररिज्म का एक ही अड्डा है पाकिस्तान। आप चाहते हो नक्शा से गायब हो जाना तो ठीक है, चाहते हो बलूचिस्तान नया देश बन जाए, ठीक है, सब कुछ होगा। जो जो आप चाह रहे हो ना सब करके दिखाएंगे। अब पूरा विश्व भी यही चाहता है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगल बगल हर जगह तमाशा बना के रख दिया है। पाकिस्तान की आवाम की चिंता भी है आपको, आटा नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, लेकिन गोली दे देते उनको टेररिज्म धर्म के नाम पे। यही कुरान में सिखाया जाता है क्या? ऐसे ही धर्मगुरु यही प्रीचिंग देते हैं क्या आप लोग? एक रिमोर्स नहीं है आपको, एक दुख नहीं प्रकट कर सकते हैं जो 28 जाने गई हैं, और यहां बोलते हैं कि चाय नहीं पिलाएंगे, चाय पीने आएंगे हम। 65 में 71 में चाय पिलाई थी ना हमने, कारगिल में चाय पिलाया था ना हमने, सर्जिकल स्ट्राइक में चाय पिलाया था ना हमने, उड़ी हमला में चाय पिलाया था ना। इस बार पूरे शहर को चाय पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। चलिए, राकेश उपाध्याय, आपने देखा मौलवी साहब जो पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं अभी क्या शिक्षा देते होंगे, ये जो उन्होंने कुछ कहा उससे जाहिर हो जाता है। लेकिन ब्लेम गेम की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आप नाम क्यों ले रहे हैं, पाकिस्तान पर आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं। इनके भोलेपन पे मुझे तरस नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउल हक के ज़माने में
एक ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे एस के मलिक, मौलाना साहब जानते होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है जो इस्लामिक दुनिया में बड़ी फेमस है और ख़ास तौर पर आर्मी के लिहाज से, युद्ध नीति के लिहाज से पढ़ाई जाती है मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में ख़ास तौर पर। उसका नाम है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार। हमको भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मौलवी साहब तो भ्रम में नहीं हैं, भ्रम में हम जीते हैं। पूरा जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट है आज़ादी के बाद से, वो बिल्कुल भ्रम में ही रहा है और उसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि भ्रम में सारे समाज को रखा है। अरे भाई, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आप पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी इच्छा क्या है, मंशा क्या है, धरती पर रह क्यों रहे हैं ये, और ये अपने बच्चों को कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। सारा इस्लाम रेडिकलाइजेशन में लगा हुआ है और ये काम बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक हो रहा है। ये हिंदुस्तान की इस खित्ते में, गंगा घाटी में, हमको एक सेकुलरवाद का एनेस्थीसिया दे करके बेहोश रखा गया आज तक कि नहीं नहीं, ये तो मौलाना साहब है, बड़े साहब ये धर्म के, ईमान के पक्के हैं, बड़े दीन हैं, बड़े दयालु हैं। हमारी फिल्मों में, हमारी मीडिया में, हमारे पत्रकारों ने, सबने इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब आप कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वार पढ़ेंगे, जिस पर जनरल चल करके जनरल जियाउल हक ने पंजाब के भीतर भारत के तमाम इलाकों में टेररिज्म को बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के अंदर किया, और हमने क्या किया, हमने भारत के गृह मंत्रालय में इन्हीं के एक पिट्ठू को जो कश्मीर से था उसको गृह मंत्री बनाया 1990 में। प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। हम तो लगातार इनका तुष्टीकरण करते रहे और इन्होंने उसी का फायदा उठा करके 1.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को घाटी से नृशंसतापूर्वक बलात्कार और हत्या करके बाहर कर दिया। अजय आलोक जी कह रहे हैं पहली बार धर्म देख करके मारा जा रहा है। अरे भाई साहब, भ्रम में मत रहिए। हजारों साल के इतिहास में हमेशा धर्म पूछ के मारा गया है। आपने 90 में मारा, 91 में मारा, छत्तीस सिंहपुरा में मारा, आपने उड़ी में मारा, आपने पुलवामा में मारा, कल मारा। ये लगातार आप धर्म पूछ के कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इस्लाम के भीतर ये जो शकों और हूणों की आत्मा बैठ गई है, गंगा घाटी ही उसका अंतिम समाधान करेगी। मौलाना साहब, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा, लेकिन अभी रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र रैना जी, मैं अभी देख रहा था कि आप कह रहे थे कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। पूरा देश जानना चाहता है कब होगी वो कड़ी कार्रवाई, कब दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। पूरा देश इस वक्त जबरदस्त गुस्से में है और गमजदा है। आप देखेंगे जैसे ही ये पहलगाम का घटनाक्रम, ये आतंकी हमले की खबर आई, चंद घंटों के अंदर अंदर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर पहुंचे, उस जगह पर गए पहलगाम में, यहां ये घटनाक्रम हुआ। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, यात्रा बीच छोड़कर पुनः वो भारत में आए हैं। आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, पूरा देश मोदी साहब पर और अमित शाह साहब पर भरोसा करता है, यकीन करता है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर की उस सरजमी पर, यहां ये आतंकी हमला हुआ है, वहां बोल कर गए हैं कि पहलगाम के, कश्मीर के गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे, जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और आतंकवादियों को, और जिन्होंने देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, जो घात किया, उनको उनके इस महापाप की यकीनन सजा मिलेगी। स्वयं गृह मंत्री जी यहां बोल कर गए हैं और पूरा देश माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक एक शब्द पर विश्वास करता है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी सजा इस गलती की पाकिस्तान को और उनके आतंकी आकाओं को मिलने वाली है, ये विश्वास रखिए। जी, विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ आपने कहा है, जैसे अगले 24 घंटे में आपने ये बयान दिया है और आने वाले 24 घंटे में मैं चाहता हूं, मेरे ऐसी उम्मीद है हर देशवासी की तरह, कि कोई ना कोई एक्शन हमें देखने को नजर आए। आज आप पहली बार देखेंगे, पहली बार कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका खून में उबाल है।
पहली बार कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट आज वहां के नौजवान सड़कों पर उतर गए तिरंगे। नहीं, लेकिन रविंद्र रैना साहब, सवाल ये उठ रहा है कि बात तो पीओके की हो रही थी, लेकिन अभी तो कश्मीर का मसला ही हल नहीं हुआ इस हमले के बाद, ऐसा लग रहा है। हम तो पीओके सोच रहे थे। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार आई है, आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी गई है। ये एक दुस्साहस जो किया गया, ये सेना की वर्दी डालकर चोरी छिपे आघात किया गया है। ठीक है। ये साजिश और षड्यंत्र जिन्होंने किया है वो भी नहीं बचेंगे, मिट्टी में मिला के रख देंगे। जो भारत देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज उम्मीद करता करेगा, हूं कि आप जैसे बोल रहे हैं वही हमें तस्वीर आगे आने वाले समय में और बहुत जल्द, मैं तो चाहता हूं अगले 24 घंटे में देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका रैना साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैना हमसे बात कर रहे थे। ललित अंबरदार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीर के एक्टिविस्ट। ललित अंबरदार जी, एक सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से भी ये सवाल आया और विपक्ष की तरफ से भी इस तरीके का सवाल आया कि सुरक्षा क्या कर रही थी। आतंकवादी किश्तवाड़ से अंदर दाखिल होते हैं, कोकेरनाग के रास्ते वो बायसरन पहुंचते हैं, इतना रास्ता तय कर लेते हैं, अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो हैं, ट्रेंड हैं। आखिर कैसे धूल झोंक दी उन्होंने हमारी सुरक्षा बलों की आंख में, क्या लगता है आपको? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको सुनाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं ना अभी तहकीकात नहीं हुई, तो आप कैसे पे इल्जाम, उनके कहने का तात्पर्य ये था हम पे इल्जाम लगा रहा हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयाज अमीर पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट रह चुके हैं। जब ज़रबे अज़्ब अपने ही जहादियों को अपने ही उसमें नॉर्थ वजीरिस्तान में पहले आपको याद होगा बमबारी, हवाई जहाज से बमबारी की थी, तो जस्टिफाई करने के लिए अयाज अमीर लिखते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जिहादियों को अपनी ही जमीन के ऊपर अपने ही लोगों जिनको पाल पोस के बड़ा किया था उनको क्यों मारना पड़ा। वो बोले कि what we have on hand is the battle hardened jihadist who took the might of Indian army head on in Kashmir। यानी आज की तारीख में पाकिस्तान की चुनौतियां वो हैं बैटल हार्डन, जंग से जिन्होंने अंदर बहादुर हिंदुस्तानी सेना के अगेंस्ट लड़ते लड़ते मकबूल उनके साथ मुकाबला करते रहते हैं, वो आज हमारी अपनी चुनौतियां बनी है, इसलिए हम उनका हवाई जहाज से बमबारी करके मार रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन भी हुआ, उन्हीं के साथ हुआ। ये बताना चाहता हूं, इनको ये भी बताना चाहता हूं, जो मुल्क गद्दारी के आधार पे बना हो, बेसिस पे बना हो, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? 14 पाकिस्तानी कोई हवा से तो नहीं, आसमान से तो नहीं टपके थे, पाकिस्तानी कोई पैदाइशी पाकिस्तान नहीं थे। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में ठीक है। ललित अंबरदार, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है सर, आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ यहां जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, ऐसा आतंकी हमला आपने इससे पहले कभी देखा है? नहीं, बहुत 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 दर्दनाक था और बहुत ख़राब था। सब लोग स्टेट ऑफ शॉक में हैं और जो भी हुआ ये बड़ा विचलित करने वाला है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मकसद था? और इस समय ऑपोजिशन खड़ा हुआ है सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब दे, एक्शन ले, विपक्ष साथ में है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये तो एक तो पहली बात हो गई, तो इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। द नेशन स्टैंड्स टुगेदर। लेकिन एक इंटेलिजेंस का फेलियर था जो ललित भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी मूवमेंट जैसा आप बता रहे थे, पूरा ट्रेस आउट हुआ और कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, रॉ को, किसी को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, कहाँ से असला आ रहा है, क्या करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी शॉकिंग बात है। इसके अंदर कहीं ना कहीं वी हैव मोल्स इन आवर सिस्टम, जिनको हंट आउट करके निकालने की ज़रूरत है सरकार को कि वो कहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात तो जी न्यूज़ के माध्यम से मैं यही अपील चाहूँगा, आप बड़े एंकर हैं, बड़ा चैनल है, करें जनता से कि इसको कम से कम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से पब्लिक ना देखे। ये हमारे देश को बांटने की नहीं, विवेक दोनों जी, क्यों ना देखे? आप मुझे एक बात बताइए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करवाता और ना मैं इस पक्ष में हूं, ना ये चैनल हिंदू मुसलमान करवाने के पक्ष में है। सवाल यह है कि इस
आतंकी हमले की जो फितरत देखी गई वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का इतना घिनौना चेहरा हमने पहली बार देखा है जब हिंदुस्तान में धर्म पूछ करके आतंकवाद हमला कर रहा है। तो क्यों ना की जाए, जो मुस्लिम नहीं था उसे छोड़ दिया गया। नहीं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक सेकुलर कंट्री में हैं, एक प्रोग्रेसिव कंट्री में हैं। बड़ी उपलब्धियां हमारी रही हैं 1947 से लेकर के आज तक, और बहुत से मुल्क, कुछ हमारे करीबी पड़ोसी और कुछ दूर वाले भी, उनको ये चीज ये जायज नहीं लगती कि कैसे 2 या 3 कम्युनिटीज, अलग अलग धर्म की अनेकों जातियां, डाइवर्सिटी, ये एक साथ रह करके एक यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर ताकतवर तरीके से रहते हैं। हमारी आर्मी में कोई धर्म कोई जाति नहीं है, सब हैं। एवरी कम्युनिटी इज इन द आर्मी, और सब मरे हैं इस मुल्क के लिए। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक साजिश है बाहर के मुल्कों की, आइए और यहाँ पे हिंदू मुसलमानवाद कहीं ना कहीं एक इस तरह की कोई इंसिडेंस की जाए जिससे कम्युनिटीज का एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठे, और जो गलत एलिमेंट्स है कंट्री में वो इसका फायदा उठा करके धार्मिक उन्माद कंट्री में फैलाएं। इसके लिए कंट्री के कंट्रीमैन को, लोगों को, नागरिकों को इन साजिशों से बचना होगा। ये बाहरी मुल्क के लोग थे, ना तो ये हमारे हिंदू ना हमारे मुसलमान थे, हमारी कम्युनिटी साथ नहीं है। इन टेररिस्ट में 2 लोकल्स भी शामिल थे। जी ठीक है, मोल्स आर देयर, फाइंड देम आउट। ठीक है, एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल भी हमारे साथ हैं। बहल साहब, एयर स्ट्राइक नहीं भूला होगा पाकिस्तान अभी तक। F-16 उसके पास है और अब हमारे पास रफाल है। पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है, 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, यानी कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी रफाल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। और ये बेचैनी पाकिस्तान में अब दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास इस समय 4.5 जनरेशन का रफाल एयरक्राफ्ट है जो कि लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है, और वो कई गुना बेटर है JF-17 ब्लॉक 3 के से, और साथ साथ बेटर है J-10C से। तो इसका ये मतलब है कि हमारे देश की धरती के अंदर रहते रहते भी 300 से 350 किलोमीटर दूर की जो टारगेट सिस्टम है उसको प्रिसीजन के साथ अटैक कर सकता है। और साथ ही में हमारे पास 12 से 13 स्क्वाड्रन सुखोई 30 के भी हैं जो कि एयर डोमिनेंस फाइटर्स हैं। इस समय हमारी भारतीय वायुसेना को अगर ये मौका दिया गया तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। जी। हमारे को चाहिए कि हमें जल्दी में कोई भी कदम ना उठाएं। हम बहुत सोच समझ कर अपना मिलिट्री ऑप्शन तो लेना ही है, चाहे वो ले हम बालाकोट की एयर स्ट्राइक वाला, या चाहे वो ले हम सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी के बाद हमने की थी। लेकिन सोच समझ कर प्लेस ऑफ चूजिंग और टाइम ऑफ चूजिंग हमारा होगा, और उस समय हम घुस के मारेंगे। तो ये चीज जो है बहुत सोच समझकर एक अच्छी सुयोजित योजना के अंतर्गत हमें करनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। अगर तो हमको बॉर्डर के साथ वाले जो लॉन्च पैड्स हैं उन पर हमला करना है तो शायद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कि हमने उरी के बाद की थी वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हमको अंदर डीप टारगेट सिस्टम्स या क्या कॉम्बिनेशन दोनों का करना है बालाकोट और लॉन्च पैड्स के ऊपर, तो वो दोनों का भी सोचा जा सकता है। लेकिन इस समय इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। जेडी वैंस यहीं पे उन पे फाइनेंशियल एड और जितना भी एड बाहर से आता है FATF के साथ मिलकर हमें पाकिस्तान को अकेला खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इस रेड लाइन को उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। कश्मीर जिसकी लाइफ लाइन है टूरिज्म, जहां इतनी नॉर्मलसी आ गई थी कि लास्ट ईयर मैं वहीं से गया था श्रीनगर में, हम कहां नहीं घूमे, हमें लगता था कि हमारा देश कितना सुंदर है, कितने अच्छे हैं कश्मीर और कश्मीरियत। लेकिन वहां पे वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो बीज है उसको बढ़ाया जाए, उसको पनपाया जाए। तो पाकिस्तान को अब हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, और उसे यहां तक मैं कहता हूं उसको टेरर स्टेट हम घोषित कर दें, क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में बड़ा टेररिज्म है ओरिजिन उसका पाकिस्तान में ही होता है। चाहे पाकिस्तान अपने आप को, अपनी आर्थिक स्थिति को, या TTP के जो अटैक्स हैं या BLA के जो अटैक्स हैं, जो उनकी अंदरूनी हालात है POK के अंदर, वो सब कुछ को छुपाना चाहे इस अटैक के साथ, तो वो अटैक छुपेगा नहीं, इंटरनेशनलाइजेशन होगा नहीं। पूरा वर्ल्ड आज हमारे साथ है, और जो भी हम एक्शन लेंगे और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, और हम हमारी आर्म फोर्सेस पूरी तरह से रेडी है।
ठीक है राजा काशिफ, आपके पास आता हूं मैं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें पहलगाम में सर्च ऑपरेशन तेज हुआ है, कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। एनआईए की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला है। ड्रोन से इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए वहां पर ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। पहलगाम से ये बड़ा अपडेट, सर्च ऑपरेशन तेज हुआ है पहलगाम में, कई इलाकों की घेराबंदी वहां की गई है। राजा काशिफ, मुझे हंसी से कोई बैर नहीं है मेरा, मैं अपने खुद के नाम के आगे मुस्कान लगाता हूं, लेकिन जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ बहल साहब जब बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, उसे मैं कहूंगा कि बड़ी बेशर्मी से आप हंस रहे थे। इसकी वजह? जी मैं बात करूं, पहली बात तो ये कि देखें जो हुआ मैं उसकी बिल्कुल कंडेम करता हूं, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इंसान कोई भी क्यों किया आपने? नहीं होना चाहिए था ये तो आपको पता है, क्यों किया आपने? मेरे सवाल का जवाब इसका दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, जो मेरी हंसी आई कि वो जो साहब बैठे हुए थे, वो जिसको कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, रातों की नींद उड़ाई है उन्होंने आपकी। एयर कमांडर है वो, रातों की नींद उड़ा चुके हैं पाकिस्तान की। डे ड्रीमिंग की आदत नहीं है उनको। अच्छा, रातों की नींद हमारी उड़े? हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है कलभूषण, उसको रातों को नींद नहीं आती। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। देखिए राजा काशिफ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म में। लेकिन आपके मुल्क के तमाम लोग भिखारी बनकर अरब कंट्रीज में बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, तो शर्म की उम्मीद मैं आपसे भी नहीं करता। खैर, आप अपनी बात पूरी करें। दो बंदों को शर्म दिलाएं, एक अजीत डोवल को, दूसरे राज जिसको मैं रावण कहता हूं, उसके चीफ को। ये रावण ही रावण है, खुद ही करा देते हैं, फिर उस पर रोने धोने शुरू कर देते हैं। भाई अपने लोगों को तो छोड़ दो, ये रावण है, रावण 10 सर वाला, कश्मीर में खा गया। सन 2000 में भी आपने ये किया था, 38 सिख मार दिए। और अमेरिकन की बुक्स हैं भाई, आप लोगों पे तो रिसर्च हो रही है इंडियंस पे, इंडियन इंटेलिजेंस पे, कि ये कैसे अपने ही बंदे मारते हैं, फिर उस पर रोने बिल्ली की तरह सोचते हैं। भाई रावण को संभाल के रखें। आज देखें कि हिंदुओं के नाम पे हो रहा है, जब पाकिस्तान में भी एक कहावत पता नहीं पाकिस्तान में किस तौर पर बोली जाती होगी, हमारे यहां बोली जाती है राजा काशिफ, जग कैसा के मुझसा, यानी दुनिया हर इंसान को वैसी ही नजर आती है जैसा वो खुद होता है। जैसे आप बलूचों को मारते हैं, ऐसे आपको लगता है कि यहां पर हम अपने ही लोगों को मारते हैं। आहा, ये तो आपने बेशर्मी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नहीं, जब ट्रेन में मारा जा रहा था आप हंस रहे थे, आप लोग तो कहते बहुत अच्छा है, आजाद होना चाहिए। तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीर हमें दे दो। जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए राजा काशिफ। डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं, डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई बंदा बेशर्मी से कहे कि कश्मीर हमारा है। चुनाव हुए वहां पर, सरकार बनी है, क्यों होने दिए चुनाव आपने अगर यहां पर आपका कश्मीर है तो? कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा, और कुछ दिनों के बाद पीओके भी हमारा होगा। ये लिख कर ले लीजिए, आज की इस डिबेट का ये हिस्सा संभाल करके रखिएगा। राजा काशिफ, बिठा लूंगा आपको उसी दिन डिबेट में। यार मुझे बताएं, सपने कैसे देखते हैं आप? जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। हम सपने नहीं देखते, हम सपने नहीं देखते, हम सपनों को हकीकत में बदलते हैं राजा काशिफ। कश्मीर का जो इल्म आप पाल रहे हैं, सपना वो है आपका। हमारे पास एटम बम। अच्छा, अरे छोड़िए एटम बम छोड़िए, संतरे और अंगूरों को एटम बम कहते हैं आप। गधे बेच के आपके घर का राशन आता है। अरे राजा काशिफ, गधे बेच के आपके घर का राशन आता है, आप क्या एटम बम रखेंगे? छोड़िए इस बात को। आप लोगों को भी कहते हैं कि सारे गधे तो इंडिया में ही हैं बेसिकली। ना, गधे पाकिस्तान में जिन्हें आप बेचते हैं। आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे आजकल। भूख का आलम यह है, भूख का आलम यह है कि आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे। खैर, ये पाकिस्तान के चश्मों में दिक्कत है ये। खैर, मैं अनर्गल प्रलाप आपको नहीं करने दूंगा, अनर्गल प्रलाप आपको नहीं करने दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, ये बेशर्मी और वो भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ, देख रहे हैं आप? तो क्या कीजिएगा? बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन बोल ही देता हूं इनके लिए। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? तो क्यों बहस कर रहे हैं? गलती हमारी है। हाँ, डंडा से ही मार खाएंगे तभी समझेंगे। बांग्लादेश बना दिया तभी समझ में नहीं आई। 98,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के हमने छोड़ दिया तभी शर्म नहीं आई। कारगिल में अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया, अपने सैनिकों के शव को। इतने बड़े बेशरम हैं और ये यहां पे हमें ज्ञान दे रहे हैं।
जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा बेगैरत मुल्क कोई हो सकता है? लेकिन खैर, गैरत और पाकिस्तान कभी नहीं होती। मैं इनसे नहीं मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि इनका तो इलाज करना है अभी 7 दिन के अंदर। इनका तो इलाज होगा, समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, कितना मारेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। आप देख लो, ये हम तय करेंगे, इसलिए आपका काम खत्म हो गया। अब विवेक श्रीवास्तव जैसे इंसान आउट द मोल, सबसे बड़े मोल यही है, सबसे बड़े मोल ये विवेक श्रीवास्तव है। कहने कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, धर्म रिलीजन आइडेंटिफाई करके मारा गया, कहते हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में वही किया गया, कह रहे कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। एथनिक क्लिंजिंग हो रही है ये, हम सरकार के हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मोदी इनके दामाद जो हैं विवेक श्रीवास्तव के दामाद, इनके विवेक श्रीवास्तव के दामाद श्री क्या कह रहे हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, रोड पे आके नमाज पढ़ने से उनको रोका जा रहा है। तो यहां के मुसलमानों में फीलिंग है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, किसी ने कुछ नहीं कहा है, दबाया जा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। और यहाँ का मुसलमान ये धारणा नहीं रखता। बिल्कुल गलत। एक मुसलमान भी मारा गया है पहलगाम में, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदुओं की जान बचा रहा था, इसलिए मारा गया। यहाँ का मुसलमान ऐसा होता है, यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान की तरह नहीं होता। और पाकिस्तानी मुसलमान में भी मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को शामिल नहीं कर रहा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर से बड़ी खबर है। 250 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, संदिग्धों की धरपकड़ के लिए एक्शन हो रहा है। आतंकियों के मददगारों पर भी नजर है। कई एजेंसियों का ये एक मिला जुला सबसे बड़ा ऑपरेशन है। खालिद हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिद, क्या अपडेट है? एक्शन तेज हो गया है, हर जगह से ये खबर है, कश्मीर के हर इलाके से। बिल्कुल एक्शन तेज हो गया। मैं आपको बता दूं, दक्षिणी कश्मीर, शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, इन सभी जिलों में, क्योंकि ये जिले जो है कहीं न कहीं कनेक्टेड है, तो इन जिलों में सब जिलों में जो है काफी जो शकावर लोग थे उनको जो है हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है पूछताछ के लिए। और उनसे कोशिश की जा रही है कि कुछ खंगाला जाए कि आखिर ये जो मूवमेंट हुई है, जो ये हमला यहाँ पर हुआ है, उसकी जड़ें कहाँ पर है, कौन मददगार है, किसने उनकी सहायता की, क्या लोकल कोई स्पोर्ट था जिसने उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे और इतना बड़ा हमला अंजाम दिया। तो इस सिलसिले में लगभग 200 से ज्यादा, करीबन 250 के आसपास जो है लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पूछताछ के लिए जरूर उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो कड़ियां है उनको ठीक है खालिद, नजर बनाए रखिएगा। खालिद हुसैन, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपके पास लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। राकेश उपाध्याय, ये पैटर्न क्या है? हमने देखा कि जब भी अमेरिका से कोई बड़ा अधिकारी आता है, भी उपराष्ट्रपति हमारे देश में है अमेरिका के वेंस, इससे पहले भी हमने देखा है कि तब कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। ऐसा क्यों? और दूसरी बात, इसके अलावा क्या कोई पैटर्न आप देख रहे हैं इस हमले में? देखिए, पाकिस्तान कंटिन्यूअस भारत को डिसइंटीग्रेट करने के प्लान में लगा हुआ है, क्योंकि उनको दर्द बहुत गहरा है। 48 में हारे, 65 में मात खाई, 71 में बांग्लादेश हाथ से निकल गया। कोशिश की उन्होंने कि पंजाब में टेररिज्म फैला करके पंजाब को अलग कर ले। तो ये पूरा प्लान है। फिर कश्मीर में घुसे। अब कश्मीर के सवाल को लेकर के मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी ही बलि चढ़ाने जा रहा है, क्योंकि जो महायज्ञ शुरू हुआ है, इस महायज्ञ में पाकिस्तान समाप्त होगा, ये पक्की बात है। और पाकिस्तान उस दिशा में बढ़ गया है। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए गोलियां, बंदूक, गोले और आतंकवादियों को हथियार प्रशिक्षण देने की पूरी व्यवस्था आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कर ली है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को रोटी रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, तो मुश्किल ये है पाकिस्तान के साथ। अब ये जब 370 और 35 से हटी नहीं थी, उसके पहले भी अटैक कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं इनके सरगना और प्रवक्ता, आपने 370 हटा दी, आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। भारत का मुसलमान बड़े आनंद से है, बड़ी प्रसन्नता से रह रहा है। वक्फ कानून अभी संशोधन हुआ, कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आ रहा है। हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जो आपको पीड़ा दर्द है बोलते रहिए, लेकिन 90% मुसलमान घर में आराम से बैठा हुआ अपना रोटी रोजगार में लगा हुआ है। पाकिस्तान को यही पीड़ा है कि ये मुसलमान शांत क्यों है। बिल्कुल ठीक। ये हमारे सारे जो देश विरोधी शक्तियां हैं, इनको बहुत दर्द हो रहा है कि मुसलमान सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या करें? धर्म पूछ के मारो, कुछ ऐसा वीडियो बनाओ, वीडियो सर्कुलेट करो, वायरल करो, ताकि जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। अब मोदी और अमित शाह के रहते
दंगे की बात भूल जाइए। भारत दंगा मुक्त देश है एक तरह से, थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती हैं मुर्शिदाबाद इस जगह, लेकिन तुरंत कंट्रोल में भी आता है, ये भी सच्चाई है। और इसलिए पहले जमाने में हमने देखा था 10-10 दिन कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, वो दिन चले गए। लेकिन पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान हैज बीन एक्सपोज्ड बिफोर आवर आईज, और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जहां भी आपके अल्लाह ताला हैं सातवें आसमान पर, उन्हीं का अजाब तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है, क्योंकि तुम निर्दोष लोगों को मार रहे हो, तुम बच्चों को मार रहे हो, तुम महिलाओं को मार रहे हो, तुम पुरुषों को मार रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई कुवत नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम दिल्ली में घुस सको। ठीक है, हाँ? मैं इसलिए तुम जो है जंगल से निकलते हो और सबसे कायर दिल बुजदिल लोग हो। जाने क्या नमाज में पढ़ते हो, जाने क्या मस्जिद से तकरीर नमाज पढ़ी होती तो ये तुम्हारा जो रूप है नमाज पढ़ी होती, कतई मजहबी नहीं है। कुरान पाक पढ़ा होता अगर ये पाकिस्तानी धर्मगुरु ने और राजा काशिफ ने, तो फिर इनके ये विचार नहीं होते, चेहरे पर बेशर्मी वाली हंसी नहीं होती। इन्होंने न नमाज पढ़ी है कभी दिल से और न कभी कुरान पाक पढ़ी है। बहरहाल मेरे साथ एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। एमएस बिट्टा साहब, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब पाकिस्तान इस तरीके के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। हमारे 27-28 लोगों को मार देते हैं उनके आतंकी, और उनके मेहमान जिन्हें हम सम्मान के साथ यहां डिबेट में बुलाते हैं, वो बेशर्मी की हंसी हंसते हैं। देखो, एक बात हिंदुस्तान ने, आपको बताऊं, हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के हमारे रिश्ते अच्छे हो, जिसकी मिसाल अटल बिहारी वाजपेयी थी। जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने जब बुलाया था, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां थे पाकिस्तान में, और चंबा के अंदर इन्होंने 15-16 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया था। यह बता दिया था कि पाकिस्तान की सरकार को बड़ी सरकार नहीं है, सबसे बड़ी ISI है जो बेगुनाहों का कत्लेआम करती है, जो 11 सितंबर को हमला करती है अमेरिका के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाती है, जो हरमिंदर साहब के अंदर हथियार बेचती है, ब्लू स्टार ऑपरेशन कराती है, जो पार्लियामेंट की घटना करती है, जिसका राणा 26/11 की घटना का मास्टर माइंड आया, जो जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोगों को, निहत्थों को, बहनों के सुहाग उजाड़ देती, बच्चे यतीम कर देती है, जो दिवाली के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर माँ बाप खिलौने मिठाई लेने जाते, उनकी बॉडी बम ब्लास्टों से घर में आती है, और उसका जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। 370 धारा हटाई। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान में खड़ा नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। आज हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट आज भरे पड़े हैं वहां पे होटल, वहां के लोग, मेरे मुस्लिम भाई, उनके कारोबार चल पड़े। पंजाब पीछे रह गया, कश्मीर आगे चला गया। अब गए सऊदी अरब में, नरेंद्र मोदी जी यहां आए, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये दिखाने के लिए कश्मीर मुद्दा है। अरे पाकिस्तान को एक कह देना चाहते हैं, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। फिर छिगा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जैसे माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। बार बार वही हरकतें, और ये पता है इनको, ये आज का भारत है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। 370 धारा हटाई तो हटाई, नक्सलिज्म खत्म किया तो किया। आज हमें दुख है, हमारे अपने परिवार के लोग हमसे बिछड़ गए, हमें दुख है इस चीज का। कहीं ना कहीं को कमी रही, पर घर में घुस के जिन्होंने इनको मदद किया। कभी प्रदीप जी का वो शेर याद है, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से पकड़ के लाएंगे, उनका वो हशर करेंगे, चाहे वो राणा लाए ना अभी अमेरिका से अंदर, जब तुम्हारे पाकिस्तान से पकड़ के लाएंगे ये ISI के जो कमीने, जो हिंदुस्तान में दहशत फैलाते हैं। अभी देखो मिसाल पंजाब की, मैल सिंह बब्बर, जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, परमजीत सिंह पंजवार, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर, मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, अभी पाकिस्तान में मर गया, और उनका क्रियाक्रम, उनका कार्यक्रम पंजाब की धरती पे उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा योधे, ये पंजाब के, ये सिख कौम के योधे। हम सरकार को कहेंगे, जो भी पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान पे हैं,
जो पाकिस्तान से पैसे लेके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज पहले करें। यह नहीं वो किसी कौम और किसी मदद का है, अपने देश के साथ धोखा करना कोई भी हो, उसका इलाज करना चाहिए। और पाकिस्तान को कह देना चाहते हैं ISI को, पाकिस्तान के अवाम से थोड़ा कोई दुश्मनी है हमारी? जब पाकिस्तान के अवाम से हिंदुस्तान के लोगों से साथ थोड़ा दुश्मनी है। अगर मजलूमों का कत्लेआम करोगे, उनके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पुलवामा के अंदर इन्होंने हमला किया था, बालाकोट में घुस के इनके कैंपों को तबाह किया था। 15 मिनट के अंदर हम जागते रहे, हम सोते रहे, जवान जागते रहे, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। पर हिंदुस्तान नहीं चाहता ठीक है कि हम अपने रिश्ते और खराब करें। पर जो हरकत आज उसकी की है, उसका जवाब एक ही है, POK। हमें POK चाहिए। पहले हम नहीं कहते थे, हमें POK चाहिए, उसका जवाब। और हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा, कुर्बानी के लिए तैयार रहे, इजराइल के हर व्यक्ति की तरह। अगर पाकिस्तान की तरफ से को ऐसी गलत हरकत होती है तो मरने के लिए भी तैयार रहे। और हम मारेंगे, ठोक ठोक के इनको रगड़ेंगे, अपने लोगों का बदला इनसे लेंगे। इन्होंने पहल किया है, जवाब जूझ में इनका दिया जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर आज के हिंदुस्तान का मुझे पता है। और याद रखिएगा, आप एक मिनट, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर कर देंगे, ये बड़ी वारदात करके कमजोर कर देंगे। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की जनता, चाहे इतना बड़ा वाकया हुआ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमित शाह को कमजोर नहीं होने देंगी। कुर्बानियां देंगे हम, इजराइल के लोगों की तरह हम कुर्बानियां देंगे, हम मौत के कफन बांधेंगे। ये ना समझे कि हिंदुस्तान के लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आपके कारण देखो जी हमारे लोग से, बिल्कुल नहीं। अभी टूरिस्टों ने कह दिया मोदी जी हम घूम रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम फिर ये हिंदुस्तान की काबिलियत है। मैं इन लोगों को कहूंगा, जिम्मेदार लोगों को कहूंगा, वहां प्रोटेस्ट करें ISI के खिलाफ। ये पाकिस्तान के लोग, हम शांति होनी चाहिए। हम कहते पूरे देशों में हो, पर इसका हिसाब जरूर चुकेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद MS बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से अब वहां के जर्नलिस्ट तैयब खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तैयब खान साहब, वेलकम टू इंडिया। देखिए, राजा काशिफ साहब आपके पाक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, जिनको लगता है कि हम अपने लोगों को मरवा रहे हैं, जिनको लगता है कि हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपके मौलवी एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं, जो कि वहां आपके धर्म गुरु हैं। इन्हें लगता है कि यहां इंडिया में पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, इसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आप वहां के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे समझदारी की उम्मीद करता हूं, और उसी उम्मीद के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भोले वाले पाकिस्तान को तो यह भी नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में छिपा है। अमेरिकन सील कमांडोज ने आकर उसे ठोका, तब पता चला कि अरे वो हमारे यहां ही था, जबकि वो आपके संरक्षण में था। अच्छा, ये बताइए, सैफुल्लाह खालिद का नाम आपने सुना है? सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको आपके पाकिस्तान में ही है, सुना है आपने नाम? जानते होंगे बहुत सारे लोगों के नाम सुने जी, बहुत सारे लोगों के नाम। अब तो वही है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड वही है। ये तो देखे ना, आप चैनल पे बैठ के कह रहे हैं ना, कहने में तो मैं खड़ा हूं चैनल पे, बैठा नहीं हूं, बैठे तो आप हैं, और अभी लेटेंगे भी थोड़ी देर में। वो तो चले पता लग जाएगा, वो तो पता लग जाएगा। असल में मसला ये है कि आप पूरी बात करने नहीं देते ना। नहीं, पूरी बात नहीं, अरे आपको मैंने मंच दिया है अपनी बात कहने का, अनर्गल बोलने के लिए नहीं दिया है। तो सेंसेबल बोलिए, सेंसेबल बोलिए। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद से हूं, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं वहां के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे के ऊपर हमें काम होना चाहिए। मेरी बात का मतलब ये था कि अब वो वहां से बैठ के आप हमें युद्ध का आकार देंगे जी, जंग होगी जी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दुनिया में कोई भी देश कमजोर नहीं है, हम सबको मिलजुल के। अरे आप तो कमजोर नहीं है, हारे हुए भी हैं भाई। मैं आपकी सेना की बात कर रहा हूं। आपका मुल्क 3 बार लड़ाई हारा है, आप कह रहे हैं हम कमजोर नहीं। अरे कमजोर नहीं होते तो हारते कैसे? कमजोर हैं तभी तो हारे, गलत हैं तभी तो हारे, झूठे हैं तभी तो हारे, मक्कार हैं तभी तो हारे। आप कह सकते हैं, आपको तो कोई पाबंदी नहीं है, के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, आपने बालाकोट में कहा कि हमने कब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अभी नहीं आया था, पता है अटैक करने आया था, तो हमारा उसमें दर्द था, ये आपको डे ड्रीमिंग नहीं करने दूंगा मैं। आपको ललित अंबरदार जवाब देंगे। ललित अंबरदार, बड़ी गलत फहमियां हैं पाकिस्तान के दिलो दिमाग में, या फिर ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि बेशर्म बने रहो और गलत बयानी करते रहो। को दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि अभी तहकीकात नहीं हुई तो आपने कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। मैं ये दोबारा बताना चाहता हूं, अयाज अमीर इनके ये जानते होंगे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं,
और पाकिस्तानी सेनेट के मेंबर भी रह चुके हैं, ये उन्होंने कहा था जब ज़रबे अज़ब किया था जो नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर जब उन्होंने किया था, तो जस्टिफाई करने के लिए क्यों बमबारी कर रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही जिनको अपने मदरसों में उन्होंने खड़ा जहादी बना दिया था। उन्होंने लिखा था कि व्हाट वी हैव ऑन हैंड, यानी मतलब पाकिस्तान, व्हाट वी हैव ऑन हैंड इज द बैटल हार्डन जहादिस्ट who took the might of Indian army head on in Kashmir। यानी हमारी चुनौती क्या है? हमारी चुनौती वो जहादी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की मजबूत ताकतवर आर्मी के साथ दो हाथ कर लिए, वो आज उनके साथ हमारी आज चुनौती बन गए हैं, तो इसलिए उनको मारना ठीक रहेगा। ये उनके अयाज अमीर ने कहा है। और कारगिल का जिक्र हो गया था, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, इन्होंने उनको ओनअप करना बोला ये हमारे नहीं है। 6 महीने के बाद हमारी रिकमेंडेशन पे एक ऑफिसर को इनको वो गैलेंट्री मेडल दिया गया, क्योंकि हमने रिकमेंड किया कि आपके सोल्जर ने बहादुरी के साथ अपने वतन के साथ लड़ाई लड़ी, तो हमने उनकी पूरी रस्म रिवाज, उनकी जो नमाज, उनको जो फतिया किया हमारे सैनिकों ने किया, हमारे फौजियों ने किया, कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर किया था। ये तो उनकी बात है। इन्होंने ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में क्या किया? अपने ही मुसलमान, उसमें खासकर ज्यादातर हिंदू थे, बंगाली में थे, उनके साथ कत्ल, रेप, मास मर्डर किया था उन्होंने 1971 में। मैं ललित जी आपको रोककर एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। यहाँ पर थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। सीसीएस की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सीसीएस की मीटिंग में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह भी। कल शाम 7 बजे अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे, उसके बाद वो पहलगाम पहुंचे, वहां उन्होंने वारदात वाली जगह का, आतंकी वारदात वाली जगह का जायजा लिया, सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को दिशा निर्देश दिए। आप देख सकते हैं अमित शाह गृह मंत्री फुल एक्शन मोड में हैं। जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद को लेकर के सरकार की नीति है और इसी लिहाज से सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ताल ठोके में आज के लिए इतना ही। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।